हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग अजम्पशंस और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द रूल्स ऑफ एक्शन conduct adopted by accountants universally while recording accounting transactions. They are the norms or rules which followed in giving accounting treatment to various items of assets, liabilities, income, expenses, etc. These are commonly known as generally accepted accounting principles. इन्हें गैप भी बोला जाता है। प्रिंसिपल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला होता है हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, दूसरा है हमारा अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आर द बेसिक अजम्पशन और फंडामेंटल प्रपोजिशंस विद इन विच अकाउंटिंग ऑपरेट्स। दूसरा है हमारा अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कन्वेंशंस आर द आउटकम ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस और प्रिंसिपल्स बीइंग फॉलोड बाय द एंटरप्राइजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये हमारे अकाउंटिंग, आप इनको एजम्पशंस बोल सकते हो, और ये हमारे बाकी प्रिंसिपल्स होते हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, ये हमारे 3 है और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हमारे कितने होते हैं? 11। तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। प्रिंसिपल्स के कुछ फीचर्स भी होते हैं। सबसे पहला, ये मैन मेड है, फ्लेक्सिबल है, मतलब टाइम के साथ इसको चेंज किया जा सकता है, और ये जनरली एक्सेप्टेड भी है। तो पहले डिस्कस करते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स या फिर अकाउंटिंग अजम्पशंस के बारे में। Accounting concepts are assumptions which are presumed to have been followed in preparing the annual accounts। मतलब जो भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो ये अज्यूम किया जाता है कि इन 3 कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई गई है। द एंटिटी विच डू नॉट follow any of the concepts are required to disclose which of these assumptions have not been followed and the reason for not following them. There are 3 फंडामेंटल अजम्पशंस। अगर कोई बिजनेस ये 3 अजम्पशन फॉलो करके नहीं बना रहा अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उसे बैलेंस शीट के नोट, मतलब एक तरीके से फुट नोट बोला जाता है। बैलेंस शीट के नीचे ये क्लियरली मेंशन किया जाता है कि कौन सा अजम्पशन हमने फॉलो नहीं किया। पहली अजम्पशन है हमारी गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट या गोइंग कंसर्न अजम्पशन। It is assumed that business shall continue for a foreseeable period and there is no intention to close the business or scale down its operations। मतलब जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो वहां पे ये देखा जाता है कि बिजनेस की कोई भी फ्यूचर में अपने बिजनेस को बंद करने की इंटेंशन नहीं है। दूसरा होता है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट या कंसिस्टेंसी अजम्पशन। अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस वंस सेलेक्टेड एंड अडॉप्टेड शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर। मतलब जो भी हमने प्रिंसिपल्स फॉलो किए हैं या जो भी हमने किसी भी पर्टिकुलर की ट्रांजैक्शन को कैलकुलेट करने के लिए कोई फॉलो किया है मेथड, तो वही हमने हर साल मतलब फॉलो करते रहना चाहिए। जैसे अगर मैं मशीनरी को डेप्रिशिएट करने के लिए स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहा हूँ तो हर साल स्ट्रेट लाइन मेथड ही चलता रहेगा, लेकिन अगर इसमें कुछ चेंजेस आए हैं तो उसको हमें मेंशन करना पड़ेगा। फिर तीसरा होता है हमारा एक्रूअल कॉन्सेप्ट। हमारे पास 2 बेसिस होते हैं, कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस। तो ये अज्यूम किया जाता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने एक्रूअल बेसिस फॉलो करके बनाई है। A transaction is recorded in the books of account at the time of when it is entered into and not when the settlement takes place। तो मतलब हमने एक्रूअल बेसिस फॉलो करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई है। उसके बाद आते हैं हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। पहला अकाउंटिंग प्रिंसिपल है हमारा बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। बिजनेस इज कंसीडर्ड टू बी सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर्स। Business transactions therefore are recorded in the books of accounts from the business point of view and not from the owners। मतलब जो भी ट्रांजैक्शन है हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करेंगे, ना कि उसके ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा है हमारा मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स that can be measured in money term are recorded in the books of accounts of the enterprise। Money is the common denominator in recording and reporting all transactions। मतलब जो भी हम ट्रांजैक्शन या इवेंट मनी में मेजर कर सकते हैं, सिर्फ उन्हीं को रिकॉर्ड करेंगे। ये एक हमारी लिमिटेशन भी बनी थी, अगर आपको याद है तो। तीसरा है हमारा अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। The life of an enterprise is broken into smaller periods so that its performance is measured at regular intervals। हमने पढ़ा था कि 12 महीने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती हैं, तो यही हमारे छोटे छोटे पीरियड्स बनते हैं। इसी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम 12-12 महीने का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं।
चौथा है हमारा फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। देयर शुड बी कंप्लीट एंड अंडरस्टैंडेबल रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ एंटिटी। मतलब जो भी हमारे ट्रांजैक्शंस हुई हैं उनको हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे प्रेजेंट करना होता है, और इस तरीके से प्रेजेंट करना होता है कि सामने वाले को, जो भी उसका यूज़र है, वो अच्छे से उसको समझ सके। जो हमने 4 उसके क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे। पांचवा प्रिंसिपल है हमारा मटेरियलिटी प्रिंसिपल। एन आइटम शुड बी रिगार्डेड एज मटीरियल if there is a reason to believe that knowledge of it would influence the decision of an informed investor। तो यहाँ पे डेफिनेशन बताई गई है कि कौन सी आइटम को मटेरियल माना गया है। जो भी हमारे इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर का डिसीजन चेंज कर दे वो मटेरियल आइटम है, और ये सारी चीज़ें हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट करनी होती है या वहाँ पे हमें दिखानी होती है। उसके बाद है हमारा प्रिंसिपल प्रूडेंस प्रिंसिपल, या इसको हम कंजर्वेटिव अप्रोच या कंजर्वेटिव प्रिंसिपल भी बोलते हैं। डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। It takes into consideration all prospective losses but not the prospective losses। मतलब अगर फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है, लेकिन वो इसलिए लॉस हो रहा है क्योंकि पास्ट में कोई ऐसी एक्टिविटी हुई थी जिसकी वजह से फ्यूचर में लॉस होने वाला है, तो उसकी अकाउंटिंग हम आज ही रिकॉर्ड कर लेंगे, लेकिन रेवेन्यू के लिए ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। उसके बाद है हमारा हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। एन असेट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द प्राइस पेड टू एक्वायर इट एंड द कॉस्ट इज द बेसिस फॉर ऑल सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग टू द असेट। मतलब जो भी हम असेट एक तरीके से रेडी टू यूज बनाने, मतलब रेडी टू यूज होने के लिए जितना भी उसमें खर्चा आया है वो सारी उसका कॉस्ट का पार्ट बनेगा, और जो भी डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करते हैं वो उसी कॉस्ट पे कैलकुलेट किया जाता है। फिर अगला प्रिंसिपल है हमारा मैचिंग प्रिंसिपल। इट इज नेसेसरी टू मैच रेवेन्यू ऑफ द पीरियड विद द expenses of that period to determine correct profit and losses for that accounting period। इसका मतलब ये है, अगर मैं एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट और लॉस या परफॉर्मेंस निकालना चाहता हूँ तो एक्सपेंसेस भी इसी पीरियड के होने चाहिए और रेवेन्यू भी इसी पीरियड के होने चाहिए। ना हम आउटस्टैंडिंग चीज़ें लेंगे, ना हम प्रीपेड या एडवांस वाली चीज़ें लेंगे। अगला प्रिंसिपल है हमारा ड्यूलिटी प्रिंसिपल। एवरी ट्रांजेक्शन एंटर्ड इनटू बाय एन एंटरप्राइज हैज 2 aspects, a debit and a credit of equal amount। For every debit there is a credit for equal amount in one or more accounts। तो यहाँ से हमारी एक अकाउंटिंग इक्वेशन बनती है, assets is equal to capital plus liability। इसके डेबिट बैलेंस होते हैं और इन दोनों के क्या होते हैं, क्रेडिट बैलेंस। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। रेवेन्यू इज कंसीडर्ड टू हैव बीन रियलाइज्ड when a transaction has been entered into and the obligation to receive the amount has been एस्टेब्लिश्ड। जैसे ही हम अपनी साइड से सर्विसेज दे चुके हैं, हम मान लेंगे कि हमने पैसा कमा लिया है, बेशक वो हमें पैसा उस टाइम पे मिला हो या ना मिला हो। लास्ट प्रिंसिपल है हमारा वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल। ऑल ऑल अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस शुड बी एविडेंस्ड एंड सपोर्टेड बाय बिजनेस डॉक्यूमेंट। अकाउंटिंग शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस्ड। हमने एक लिमिटेशन पढ़ी थी विंडो ड्रेसिंग, जिसमें हम वो ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड कर लेते थे जो एक्चुअल में हुई ही नहीं है। तो वीओपी कहता है कि हर एक ट्रांजैक्शन के लिए आपके पास एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जिसे हम कहते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। इसका एक पूरा चैप्टर है, उसकी वीडियो हम, मतलब इसके बारे में हम डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ये थे हमारे 11 प्रिंसिपल्स और 3 हमारी अजम्पशन। तो रिवाइज कीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।